नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चले खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के गांव दबिश के दौरान शहीद 8 पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे पुलिस लाइन पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सभी 8 पुलिस जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही शहीदों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा प्रदान की जाएगी और आश्रितों को असाधारण पेंशन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। इस घटना में दोषी किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। उसे कानून के दायरे में कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिन भर की ड्यूटी के बाद अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जारी पुलिस के अभियान के तहत ही पुलिस टीम छापा मारने गई थी। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उन्हें कानून के दायरे में कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ने गई टीमें बनाई गई हैं। पकड़ने के लिए टीमें तैयार की गई हैं जो छापेमारी कर रही हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे जवानों से छीने गए असलहों में से कुछ बरामद किए जा चुके हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे घायल पुलिसकर्मियों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को उनकी बहादुरी पर सराहा है, हौसला भी उनका बढ़ाया। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के साथ ही शीर्ष पुलिस अधिकारियों को तैनात कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अब ये अधिकारी तभी कानपुर से वापस जाएंगे जब ये टीम विकास दुबे को जब तक विकास दुबे को पकड़ नहीं लेती है या फिर मुठभेड़ में धराशायी नहीं कर देती। पाकिस्तान में एक्सीडेंट में मारे गए 19 सिख श्रद्धालुओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कामना की है कि घायल श्रद्धालु जल्द स्वस्थ हो जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जवानों का उत्साह बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पहले ही वहां जाना चाहिए था। चीन को हमारे देश की सीमा के अंदर से भागना जरूरी है। वहीं गोंडा में कार के सर्विस सेंटर के गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सुबह उसका शव सर्विस सेंटर के पीछे लगे हैंडपंप के बगल में पड़ा हुआ मिला। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को प्रयागराज से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अशरफ को शामली में उसके ससुराल में छिपा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर भागने का प्रयास कर रहे अशरफ को गिरफ्तार किया है। अशरफ के पास से एक पिस्टल और 5 कारतूस और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की गई। मुरादाबाद में कर्ज में डूबे किसान की आत्महत्या। पेड़ की डाल पर फांसी के फंदा बनाकर लटक कर दी जान। 30 वर्षीय सुनील कुमार ने कर्ज से ज्यादा होने पर अपनी जान दे दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक 18 जुलाई को तय की गई है। ये बैठक की जाएगी जिसको लेकर ट्रस्ट के लोगों को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो बैठक है उसको लेकर तैयारी शुरू। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि भूमि पूजन के साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कानपुर में शहीद पुलिसकर्मियों को पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश अध्यक्ष जय कुमार लल्लू ने श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा गया। कानपुर की घटना में शहीद हुए 50
वर्षीय महेश यादव के पैतृक गांव रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के वनपुरवा में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। शहीद इंस्पेक्टर के घर में कोहराम की स्थिति है। कानपुर में अपराधी पकड़ने गए सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद सुल्तानपुर में सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यालय में नारेबाजी करते हुए दर्जनों सपाई कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर हंगामा किया। कानपुर में एसपी समेत 8 पुलिस कर्मियों के शहीद होने के बाद प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा चुका है। घटना के बाद से विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। सपा और कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों में सपा, कांग्रेस और बसपा ने सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि कानपुर की दुखद घटना में पुलिस के 8 वीरों की शहादत को श्रद्धांजलि। यूपी में आपराधिक जगत की सबसे शर्मनाक घटना में सत्ताधारी और अपराधियों की मिलीभगत का खामियाजा कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बदमाशों से लोहा लेने के दौरान पुलिस के 8 जवानों के शहीद होने की खबर दुखद है। ईश्वर दिवंगत जवानों की आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों के साथ शोक संवेदना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा कि बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें यूपी पुलिस के सीओ एसओ सहित 8 जवान शहीद हो गए। यूपी पुलिस के इन शहीदों के परिजनों के साथ मेरी शोक संवेदना। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है। अपराधी बेखौफ हैं, आमजन व पुलिस तक सुरक्षित नहीं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कानपुर में शातिर अपराधियों के द्वारा एक भिड़ंत में डिप्टी एसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत व 7 अन्य के घायल होने की घटना अति दुखद है, शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पष्ट है कि यूपी सरकार को खासकर कानून व्यवस्था के मामले में और भी अधिक चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि सनसनीखेज घटना के लिए अपराधियों को सरकार को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत क्यों ना पड़े। सरकार मृतक पुलिस के परिवार को समुचित अनुग्रह राशि के साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी दे। कानपुर में दबिश के दौरान हुई गोलीबारी में शहीद हुए मथुरा के जितेंद्र पाल के परिवार में जानकारी लगते ही हाहाकार की स्थिति हो गई। जितेंद्र पाल 5 दिन पहले ही घर से नौकरी पर गए थे। कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में गाजियाबाद के मोदीनगर के रहने वाले कांस्टेबल राहुल भी शहीद हुए हैं। मोदीनगर में उनके परिवार और पूरे इलाके में गम का माहौल बना हुआ है। गाजियाबाद मोदीनगर के कांस्टेबल राहुल के शहीद होने पर लोगों में काफी गुस्सा। कानपुर में बदमाशों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में शिवराजपुर थानाध्यक्ष के बेटे ने पापा की तरह देश की सेवा करने की बात कही। कहा, पिता की शहादत पर मुझे गर्व है, खुद भी करेंगे देश की सेवा। कानपुर में बदमाशों के हमले में घायल सिपाही अजय के भाई राहुल की योगी सरकार से मांग, नहीं चलेंगे अंग्रेजी हुकूमत के हथियार। घायल अजय के भाई ने योगी सरकार से की पुलिस को आधुनिक हथियार मुहैया करवाने की मांग। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लेह पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नीमू की
फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। यहां पर सीनियर अधिकारी ने उन्हें मौके की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सेना वायुसेना के अफसरों से सीधे संवाद भी किया। लेह के वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम पहुंचकर प्रधानमंत्री ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने सेना के अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात की। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों के पराक्रम की सराहना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को आप पर अटूट विश्वास है। देश निश्चिंत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका ये हौसला, शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उससे पूरी दुनिया में ये संदेश गया है कि भारत की ताकत क्या है। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को आज फिर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकार कर रही है। भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, विकासवाद का समय है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद की प्रासंगिकता है। विकासवाद के लिए अवसर और विकासवाद ही भविष्य का आधार है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। 15 अगस्त को वैक्सीन को लॉन्च करने की योजना तैयार की गई। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से वैक्सीन लॉन्चिंग संभव है। हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। आईसीएमआर की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू किया जाएगा। चंदौली में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान वाराणसी के रहने वाले इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। कोरोना के आंकड़ों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। 1039 हुआ मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। गुरुवार को 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 731 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मैनपुरी में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 48। अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव केस 257, कुल ठीक हो चुके 202। 7 मरीजों की हो चुकी है अब तक मौत। 31 जुलाई तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय बंद। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया फैसला। अमेठी में मामूली सी बात को लेकर कहा सुनी में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। एक युवक की मौके पर मौत हो गई। पाँच जुलाई को मुख्यमंत्री योगी का संभावित मेरठ दौरा। हस्तिनापुर से करेंगे 25 करोड़ पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर डीएम ने हस्तिनापुर का निरीक्षण किया। सांसदों विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं मुख्यमंत्री। विकास कार्यों की हो सकती है समीक्षा। सावन महीने में राम मंदिर का भूमि पूजन हो सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। सावन महीने में भूमि पूजन कराए जाने की इच्छा जाहिर की। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ी में पिछले 4 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक की लाश गांव के ही नाले में मिलने से हड़कंप की स्थिति है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,15,000 के पार। कोरोना से अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,29,000 के पार। 3,69,000 से ज्यादा लोग अब तक हो चुके हैं स्वस्थ।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,330 नए मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 82,000 के पार, 8,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 98,000 के पार, 56,000 से ज्यादा लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। 24 घंटे में 4,343 मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 2,373 हो चुकी है। इसके साथ ही साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 92,000 के पार पहुंच चुकी है। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 700 से ज्यादा मामले सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,800 के पार। राज्य में अब तक कोरोना से 735 लोगों की जा चुकी है जान। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 37 नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा 2,984, 40 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 681 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना के अब तक 33,900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,427 हो चुका है। 14,600 से ज्यादा मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 115 नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 245 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 14,100 के पार पहुंच चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 188 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 10,300 के पार है। 7,900 से ज्यादा मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा 16,097 अब तक कुल आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 845 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस का कहर पश्चिम बंगाल में भी जारी है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 19,819 हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 649 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 18,016 तक पहुंच चुकी है। 8,336 मरीज अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। बीते 24 घंटे में 1,502 मामले सामने आए। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,784 हो चुकी है। कोरोना से 4,144 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 152 पर पहुंचा। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 8,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से मिल चुकी है छुट्टी। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 15,500 के पार है। वहीं पिछले 24 घंटे में 568 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 1,08,00,000 के पार। कोरोना से 5,20,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। दुनिया में कोरोना से 60,85,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आए हैं। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 29,99,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 14,56,000 के पार है। देश में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। ब्राजील के बाद रूस में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,700 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। आंकड़ा 6,61,000 के पार। पेरू में कोरोना का कोहराम जारी है। मरने वालों का आंकड़ा 9,800 के पार पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,88,000 के पार। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 43,900 के पार है। बीते 24 घंटे में 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 3,13,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के 2600 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यहां पर कुल मरीजों की संख्या 2,32,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना की वजह से मैक्सिको में 24 घंटे में 5,600 से ज्यादा केस सामने आए। यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 28,500 से ज्यादा है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,59,000 के पार पहुंच चुकी है। एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 78 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 4,473 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,339 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 2,17,000 के पार। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर शुरू हो चुका है। चीन में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए।